बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। और रोज़ की तरह आज भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर में जो बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल है उस हवाले से। और ये वाक़या है लाहौर के नवाब टाउन का, जहाँ पर दो ग्रुप्स में जो है फायरिंग का तबादला होता है और अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की जाती है। और जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो पुलिस है वो ताख़ीर से वहाँ पर पहुँचती है जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, लेकिन DIG ऑपरेशंस जो है एहसन यूनुस, उनके हुक्म पर जो है पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं और इसकी प्रॉपर रोकथाम के लिए अभी तक क्या कार्रवाइयां जो है या प्रॉपर क्या इंतजाम किए जा चुके हैं पुलिस की जानिब से, इसी पर हम बात करते हैं यूनुस साहब से। सर, वेलकम करती हूं आपको प्रोग्राम सियासी प्लान में। क्या कहेंगे आप कि इस तरह के वाक़यात जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं? अगर कार्रवाइयाँ की जाती हैं या गिरफ्तारियाँ अमल में भी लाई जाती हैं, इसके बावजूद ऐसे वाक़यात क्यों सामने आते हैं? जी इरम, इसके लिए मैं बताता चलूँ कि ये वाक़या जो लाहौर में पेश आया है, जिसमें कहा गया है कि जी 2 घंटे तक फायरिंग होती रही, ये दरीना दुश्मनी का वाक़या है। ये आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी ग्रुप की आपस में दुश्मनी हो तो वो पूरी कोशिश करता है कि मुखालिफ फ्रीक को नीचा दिखाने के लिए वो अपना प्रॉपर प्रेशर डालता है और कोशिश करता है कि उसको इस तरह से हरासा करे, इस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई करे कि वो डर के मारे भाग जाए और लोग कहें जी बल्ले बल्ले फलां ग्रुप के ने आज जनाब ऐसे कर दिया जी। तो ये दरीना जो दुश्मनियां हैं, ये पहला वाक़या नहीं है लाहौर में फायरिंग का। इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इस वाक़या को इस तरह से रंग दिया जा रहा है कि इसमें 2 घंटे तक फायरिंग होती रही। मेरी इस हवाले से DIG ऑपरेशन हुई है, मुकामी पुलिस उससे भी बात हुई है। दर हकीकत 2 घंटे फायरिंग नहीं हुई, फायरिंग थोड़े वक्त के लिए हुई है, हुई ज़रूर है। फायरिंग का कुछ तरीका इस तरह से था कि कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हुए, दोनों तरफ से झगड़ा हो गया, लोग छतों पे चढ़ गए, एक ग्रुप ने फायरिंग की, उन्हें पता चला कि मुखालफिन ने फायरिंग शुरू कर दी है, दूसरी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई, फिर दरमियान में फायरिंग थम गई, लोग इकट्ठे हुए, फायरिंग बढ़ गई और पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने घेरा डाला और कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर ताले लगाकर बंद कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक तो तकरीबन 12 अफराद जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। मौके पे जो लोग पुलिस ने गिरफ्तार किए, उनके घरों को बाहर से ताले लगे हुए थे और पुलिस ने वो ताले उन्हें गिरफ्तार। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस पहुंची नहीं है, पुलिस मौके पर पहुंची है। अब देखें, अगर एक जगह पे फायरिंग हो रही है, मुखालफिन आपस में एक दूसरे 15 फायरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में पुलिस उस आग के अंदर यकदम कूद के नहीं दाखिल हो सकती। अगर पुलिस वहां दाखिल होती है तो यही खदशा होता है। कई दफा इस तरह हुआ है कि पुलिस जब किसी को बचाने जाती है तो उसे भी फायर लग जाते हैं जी। तो मुखालफिन की जब फायरिंग हो रही होती है तो देखना ये होता है कि इनको काबू किस तरह से किया जाए। ये लोग डाकू नहीं होते, इन्हें फिर भी पकड़ा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि फौरी वहीं पकड़ा जाए। लोग तो सारे शनासा होते हैं, पता होता है कौन किधर है और कौन कौन फायरिंग कर रहा है, खुद ही नाम बताए जा रहे हैं। एक ग्रुप दराज देता है जी फलां ग्रुप में फलां लोग थे, दूसरी तरफ से दराज आती है जी इसमें ये लोग थे। यानी कि सारे लोग जो फायरिंग वाले या इस तरह के वाकयात होते हैं उनके नाम पहले से मौजूद होते हैं जी। तो उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं होता। इस तरह की कार्रवाई ये आप हैं कि अफसोसनाक है। इस तरह की कार्रवाई जिसमें असला इस्तेमाल हुआ है, ये भी आप कह सकते हैं इंतहाई अफसोसनाक है। अलबत्ता पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है और जो सरबराहान पुलिस हैं उन्होंने तो बाकायदा एक्शन लेते हुए मुकामी SHO को भी सस्पेंड कर दिया है, मुकामी DSP को भी फारिग कर। तो जो अफसरान है वो यही कर सकते हैं। जब पुलिस अफसरान को इतला मिली है तो वो मौके पे पहुंचे हैं और वो जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। जो इलाका कल तक मैदान जंग बना हुआ था, आज वहां आप देखें कि कोई नजर नहीं आ रहा। पुलिस उनके घरों के जनाब दरवाजे तोड़ रही है और उनके जो भी बचे खचे लोग हैं उन्हें पकड़ रही है और यकीनन वो सारे लोग हिरासत में आएंगे, सारे लोग काबू आएंगे, कहीं भी भाग के जा नहीं सकते। यहाँ पर जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं मियां रऊफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे आप, ये जो वाकया पेश आया है लाहौर में नवाब टाउन के इलाके में कि 2 ग्रुप्स में जो है वो तसादुम होता है, फायरिंग का जो है वो आज़ादाना इस्तेमाल किया जाता है और जो पुलिस से जो है वो कार्रवाई सामने लाई जाती है और DSP को और SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है और सुनने में ये भी आया है कि 12 उन्हें भी हिरासत में ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यूनुस भाट साहब को ये आगाह कर दूं कि यूनुस भाट साहब, फायरिंग लाहौर में होना कोई नई बात नहीं है सर।
मेन बात पहले ये देखेंगे कि ये दो जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप हैं कौन है, इनकी आपस में दुश्मनदारी क्या है। जी। पन्नू ग्रुप और बाबर ग्रुप, ये दोनों पठान हैं, आपस में रिश्तेदार भी हैं। इनका झगड़ा असल में है क्या? इनका झगड़ा कोई इज्जत की खातिर का नहीं है, इनका झगड़ा मंशियात पे था। इनके दोनों ग्रुपों के जो बच्चे हैं, जो उनके करिंदे हैं, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जाके ये इलाके में ये मंशियात फरोशी करते थे। जी। एक होता है ना कि मैं अगर किसी भिखारी को एक जगह से मैं खड़ा हो गया हूँ, वो कहता है ये मेरी जगह है, तुम यहाँ क्यों आ गए हो। यहाँ तक झगड़ा जब होता है ना, तो ये भी झगड़ा स्टार्ट यहाँ से हुआ है। अच्छा। कि इनकी मंशियात का आपस में झगड़ा था, मंशियात का कारोबार था, इसमें पैसों का इनका लेन देन में वो झगड़ा, और दोनों ग्रुप रिश्तेदार हैं। पुलिस ने डीएसपी को मुअत्तल कर दिया, एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, इसमें कोई फायदा नहीं है। असल बात तो ये थी कि जब ये मौजूद थे, जब ये मंशियात का कारोबार करते रहे, उस वक्त पुलिस ने क्या किया। अब तो बड़े बड़े जो है ना अफसरान भी कहते हैं हमने ये मुअत्तल कर दिया, ये सिर्फ प्रेशर उतारने के लिए होता है वक्ती तौर पे। ये देखेंगे यही एसएचओ 2-3 महीने बाद फिर लग जाएगा, यही डीएसपी फिर दोबारा लग जाएगा। असल बात तो ये थी कि इनका जो ये रिश्तेदार जो दो पठान ग्रुप हैं, इनमें जो मंशियात का झगड़ा था, उस पर पुलिस क्या इसकी सरबराही नहीं करती थी। पुलिस को ये तमाम चीजों का इल्म था कि ये इलाके में मंशियात फरोशी कर रहे हैं, ये स्कूलों में, कॉलेजों में, पोस्ट इलाकों में जाकर ये मंशियात फरोख्ती करते हैं। उस वक्त तो पुलिस बड़ी मौजें लेती रही। जब ये मामला उठा, फायरिंग हुई, और फायरिंग देखें, ये पठान लोग होते हैं, इनके पास वेपन आज तक किसी पुलिस वाले ने चेक नहीं किया। इनके पास इनकी जो सोसाइटी हैं, इनके जो इलाके हैं पठानों के, क्या वहां पे पुलिस ने कभी जाके ऑपरेशन किया? क्या वहां पे कभी जाके ये चेक किया कि इनके वेपन क्या, इनके लाइसेंसी हैं क्या, हुकूमत इनको ये इजाजत दी हुई है कि ये वेपन रखें? सारे नाजायज होते हैं, कारोबार होते हैं, ये काम करते हैं। ये फायरिंग हो गई, ये हमने उनको उड़ा दिया, बेसिक झगड़ा था क्या? अच्छा मियां साहब, आपकी जी मियां साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते चले, आप जिस तरह बता रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ग्रुप, मियां साहब, इसका मतलब है कि मंशियात पे इनका झगड़ा हुआ है, इनके खिलाफ पहले कोई कार्रवाई, कभी कोई पर्चे, कोई मुकदमे दर्ज भी किए गए हैं या नहीं किए गए? सर सिर्फ झगड़े की हद से पहले ये दोनों मंशियात फरोश जो है ये कार जाप्ता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये दोनों पठान है और आपस में रिश्तेदार हैं, कोई गैर नहीं है, आपस में रिश्तेदार हैं। जब मैं एक इलाके में कोई गैर कानूनी काम करता हूँ और मैं पुलिस को अपना जो है ना वो शेल्टर बनाया हुआ है, शेल्टर का नाम है कायदे आजम, मैं वो देके जो है ना वो अपना शेल्टर बनाया, किसने कार्रवाई करनी है? वही पुलिस वाले जो ऊपर जो अच्छा सब अच्छा की आवाज देते हैं। फायरिंग में होना कोई, मैं कहता हूँ देखें दुश्मनदारी है ना, जो लोग लाहौर में दुश्मनदार हैं, ठीक है, वो अपने अपनी घरों की हद तक है। खुदा ना खासा जब बाहर निकलते हैं देन वो वेपन कैरी करते हैं उसे अपनी हिफाजत के लिए। ये तो सरासर लड़ाई ही मंशियात की है, जिसके खिलाफ जो है ना तमाम पुलिस वाले दावे करते हैं हमने जो है ना मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन कर रखे हैं। किनको पकड़ते हैं? वो सूटे लगाने वालों को। आज तक मुझे बताएं कौन सा बड़ा मंशियात फरोश पकड़ा गया है? पहले हमारी ये ANF और माजर के साथ हमारी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है वो भी शहर में नहीं रहती, वो भी बड़े बड़े बंदों को पकड़ रही है। ये लाहौर में जितनी मंशियात फरोशी का कारोबार अरूज पे हो चुका है, वो एक्शन नहीं लिया जाता जी। इस बात अब CM साहब ने एक्शन ले लिया, माशाल्लाह CM साहब ने एक्शन लिया है, ठीक है। उसका मैं आपको ये भी बता दूं, आज उन्होंने एक एक्शन लिया है, उनके नोटिस लिया है कि खतून और उसकी 2 बच्चियां, वो अल्लाह ने दोनों बच्चियां में खतून की मुबैना खुदकुशी या कत्ल है, ये वाकया हुआ है। दो बच्चियां भी उन्होंने जी फैक्ट्री ठीक है, उसमें वहां से आ गया जी वो CM साहब ने जो है नोटिस ले लिया है माँ और 2 बच्चियों की लाकत का। ये तो इनका जो है वहां पे माजर के साथ जो इनके इन्फॉर्मेशन वाले बैठे हुए हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप सूबा पंजाब के या किसी सूबा के सरबराह को गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो नीचे क्या होता है? फिर यही होता है जनाब। मैं तो ये कहूँगा, देखिए पुलिस वालों को आपने मुअत्तल कर दिया, चलिए ठीक है जी, क्योंकि ये टीवी में आ गया, ये ओपन होगी बात। जो चीजें ओपन नहीं होती क्या उस पर पुलिस एक्शन नहीं लेती? अब मियां साहब पूरे लाहौर में कल से एक ही बात चल रही है जी, 2 घंटे फायरिंग होती रही, जनाब इलाका मैदाने जंग बना रहा। असल बात जो ग्राउंड रियलिटी की है, जो आप बता रहे हैं कि ये असल तो धंधा है ही इनका कोई और, इनकी लड़ाई का मकसद ही कुछ और है। मकसद तो कहने का यानी कि ये तो अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मेरी मंशियात बिके, दूसरा कहते हैं मेरी बिके, और महकमा पुलिस को इसके कहे कि जी ये लोग मंशियात फरोश हैं, इन्हें पकड़ना चाहिए था, पकड़ा नहीं गया। अपनी नहरी छुपाने के लिए दीगर बातें की जा रही हैं। तो
یہ کیا کوئی اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بڑا آپریشن متوقع ہے وہاں؟ یہ لوگ جو دونوں بڑے دیکھو جی، انہوں نے خوف و رعب سے پڑھایا نا. سب سے پہلے تو یہ غیر قانونی انہوں نے کام کیا ہے. پھر ان کو واقعی ان کے خلاف گرفتاری بھی ہونی چاہیے، ان کے ویپن بھی ضبط کرنے چاہیے ان کو. بلکہ ان کو جو اصل جو چیز ہے منشیات، وہ پولیس کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. فائرنگ وغیرہ آپ دیکھیں، اس میں کوئی یونس صاحب کوئی بندہ زخمی نہیں ہوا، کوئی اس میں ہلاکت نہیں ہوئی. فائرنگ اس کی بے لیبل آفینس ہے. ٹھیک ہے، اگر تو یہی اگر پولیس دہشت گردی کی ان پہ دفاع لگائے تاکہ پتہ بھی چلے نا. اچھا میاں صاحب ایسے نظر آیا ہے کہ جیسے بندے کوئی برات پہ فائرنگ نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی زخمی نہیں ہے، کوئی ایسا. جی جی، یہ لاہور میں روٹین ہے ہوائی فائرنگ. اب تو خیر کچھ کم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا یہ اپنی کردار ادا کر رہے ہیں. جو کوئی ہوائی فائرنگ کرتا ہے اس کی فوٹیج جب ہم نشر کرتے ہیں تو وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. وہ جب نشاندہی کی جاتی ہے دن گرفتار ہوتا ہے. تو یہ پٹھانوں میں آپ کو پتا ہے یہ علاقہ غیر یہاں پہ یہ رہنے والے ان میں یہ روٹین ہے. نہیں میاں صاحب ایس پی آپریشن کو یا ڈی اے جی آپریشن کو علم نہیں تھا کہ یہ لوگ منشیات فروش ہیں؟ ڈی اے جی آپ کے سامنے بڑی کاروائیاں کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف جس طرح کے وہ ایکشن لے رہے ہیں اپنے متحدوں کے خلاف، تو اگر ان کے علم میں آ جاتا تو میرے خیال یہ لوگ پکڑے جانے چاہیے تھے. ڈی اے جی جو ہیں ہمارے اس وقت موجودہ، ان کا کام جو ہے وہ معذرت کے ساتھ وہ مرض نہیں مریض مار رہے ہیں. جناب مرض کو مارنا چاہیے، مریض کو نہیں. جناب ٹھیک ہے جی، وہ یہ کام کر رہے ہیں. پولیس والوں کو سزائیں دینے سے کیا کرائم ریشو کم ہو جائے گا؟ جی یار پولیس والوں کو آپ اپریشیٹ کرو، پولیس والوں کو بیک اپ کرو، ٹھیک ہے، اس کی ہمت افزائی کرو، نہ کہ وہ ہر دوسرے پولیس والے کو ایک نظر سے. جب آپ تمام فورس کو دیکھیں گے یونس صاحب، اس میں پھر گھوڑا گدھا ایک ہو جاتا ہے. جی خالی پولیس والوں کو سزائیں دینا ہی جرائم کی خاتمہ کا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اسے، ہاں نہیں وہ نہیں ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا علاقوں میں یہ منشیات فروشی ان چیزوں کا جو دھندوں میں جب سرپرستی کرتے ہیں پولیس والے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اچھا میاں صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو سابق سی سی پی او تھے وہ تو بڑے پولائٹلی بات کرتے تھے، وہ تو بڑی شفقت کرتے تھے، لیکن ان کی جو شفقت تھی اس کا بھی متحدوں نے غلط جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکالا اور وہ اس کو غلط سمجھے. انہوں نے کسی کو سزا نہیں دی، لیکن آپ کے سامنے ان کی جو شفقت تھی وہ جرائم میں بڑھتا ہی گیا. تو سزائیں تو پھر انہوں نے وہ آپ دیکھیں جتنے موٹیویشن افسر غلام محمود ڈوگر صاحب تھے وہ بڑے پیار سے بات کرتے تھے، کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، لیکن وہ آپ نے دیکھا ہے ناکامی کی صورت میں واپس گئے ہیں. کہہ رہے لیکن دیکھیں وہ اسٹریٹجی اور تھی، وہ جو پالیسی جو ڈوگر صاحب کی تھی وہ اچھی تھی. اس میں دیکھیں ڈوگر صاحب کی جو مین پالیسی تھی جس میں میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ انہوں نے لاہور شہر میں بدماشیزم تقریباً ختم کر دیا، نہ ہونے کے برابر ہے. اسلحہ لہرانا، اسلحہ باہر لے کے جانا، اس حد تک قبضہ گروپوں کے خلاف انہوں نے اس حد تک آپریشن کیے ہیں کہ لاہور میں آپ دیکھیں پہلے کسی شادی بھی آپ جاتے تھے نا، ایک علیحدہ لوگ آتے تھے کنوں میں، وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام شادی والے ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈر رہے ہیں، کوئی ان کو مرضی سے دیکھ رہے ہیں. یہ تاثر نیو جنریشن پہ بھی بری پڑتی تھی کہ یہ ایک بندہ آ رہا ہے اس کے ساتھ 6 گن مین ہے، وہ ایسے جھول جھول کے آ رہا ہے، اس کے لیے وی آئی پی ٹیبل لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ چیزیں یہ معاشرے میں کوئی اچھی چیزیں نہیں تھی. جی اس پہ ڈوگر صاحب نے کیا ہے. اور دوسرا میں جو ہے ایس این یونس صاحب کے حوالے سے تو یہی کہ مثال دوں گا کہ مائنی مائیں میں تھانے دار بناؤں گا پھر تن دیکھاں گا، تن بھی دیکھاں گا. ٹھیک ہے، وہ لاہور میں آگے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ایک سینڈ کرتا ہوں، ایک وہ سابقہ پولیس انسپیکٹر ہے، اس نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہوا ہے یہ آپریشن کے حوالے سے، وہ آپ کو دیکھتا ہوں اگر تو آپ دیکھیں گے جناب افسران ابھی تک اپنی خلش جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، خاص کر یہ ایسے افسران. صحیح. میاں صاحب آپ بھی ایسن یونس کو جانتے ہیں یار، آپ کے بڑے پرانے ملنے والے ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں، آپ کی تو بڑی دوستی ہے ان سے، تو وہ یار ان پہ باکردار آدمی ہیں. تو باکردار میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ معافی ان پہ کوئی کردار کشی نہیں کر رہا ہوں، میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں جناب. کہ جس یہ سب ان کے پاس اور کیا حال تھا آپ کے سامنے متحد جو صورتحال تھی، تھانوں میں کوئی بات نہیں سنتا تھا، انہوں نے آپ کے سامنے ایک دن میں 3800 مقدمات درج کروائے ہیں. یعنی کہ شہر کی صورتحال آپ کے سامنے بڑی خراب تھی. کھلی کچہری سن لیں، کھلی کچہری ان کا بہت اچھا یہ کام ہے. سی سی پی او نے بھی چھوڑ دیا ہوا تھا، ڈی آئی جی آپریشن نے بھی چیزیں چھوڑ دی ہوئی تھی، یہ دوبارہ شروع کرنی. آپ کو پتا بہت عرصہ پہلے ڈی آئی جی آپریشن اب کے پیر کھلی کچہری لگاتے تھے، اس میں انصاف ہوتا تھا. جی ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز ہے. میں جو بیسک آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کر رہا ہوں کہ ایس این یونس صاحب جب اے ایس پی تھے اس وقت کے ہمارے دوست ہیں.
जी अच्छे हैं, मैं इनकी किरदार के लिए इंतहाई ईमानदार है, लेकिन देखें मतहतों के साथ आप सख्त रवैया करके उनसे आप काम नहीं ले सकते। जी जहाँ लेकिन पे ये सब आप एक मुनासिब हो- बात तो मानेंगे ना कि उनके आने से जराइम की शरह तो कंट्रोल हुई है ना। जो हमारी पुलिस पहले किसी के काबू में नहीं आ रही थी, उन्होंने आके कम से कम थोड़ा सा फोर्स में डिसिप्लिन तो लाए हैं ना वो। सर ये जो अगर पुलिस को काबू करना है ना, तो पुलिस को काबू करने के लिए तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि डोगर साहब से पहले जो जी। सीसीपीओ साहब आए थे, जनाब क्या उन्होंने नकेल नहीं डाली थी? बिल्कुल सही। क्या उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए? जी क्या उन्हें हवालात में बंद नहीं किया? उमर शेख की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही ऐसी और ऐसी। ठीक है, बात यह है आप नकेल पुलिस वालों को डालने की बजाय पहले जिलाए पेशा पर आपको तो डालें। जी जी जब उनको आप नकेल डालेंगे तो अफसरान को भी और मतहता को भी पता होगा कि यार मेरा अफीसर अदालत इनको नहीं छोड़ा तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल मियां साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब नकेल डाली जाएगी तो फिर डेफिनेटली उनको ये होगा कि अगर अफसरान को नहीं छोड़ा गया तो फिर उन्हें क्या छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। यूनुस साहब, क्या कहेंगे कि आप देखें कि जी मुअत्तल कर दिया गया है डीएसपी को और एसएचओ को, आप क्या समझते हैं कि मुअत्तल कर देने से क्या ये मामला जो है ये सॉल्व आउट हो जाएंगे? क्या ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा क्या? नहीं, जिस तरह मियां साहब बता रहे थे, एक तो बात उनकी मुझे बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने कि ये लोग जो वहाँ मकामी रहायश पजीर थे, ये अचानक तो वहाँ आके रहना शुरू नहीं हुए, एक अरसा दराज से वहाँ रह रहे हैं। मुकामी पुलिस को ये इल्म होना चाहिए थे हाँ जी। कि इनका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या करते हैं। मंशियात फरोश लोगों का फायरिंग करना उससे ज्यादा, तो इस तरह के क्रिमिनल लोगों को नकेल डालनी चाहिए। इसलिए जो हमारे वहाँ के मुकामी अफसर हैं उन पर भी निशान है और हमारे जो ना पकड़ने वाले अफसर हैं उनको सजाएं दी गई हैं, ये जी। उनका अच्छा इकदाम है। लेकिन मुल्क भर में आप देख कि ये सूरत हाल एक चल रही है, हमेशा हर सूबे में यही कहा जाता है कि जी मंशियात फरोशी का खात्मा है, जो जी। क्रिमिनल लोग हैं उन्हें पकड़ा जाए। बिलखसूस पंजाब बिलखसूस लाहौर जो अमन अमान के हवाले से मिसाली शहर करार दिया जाता था, आज यहाँ सूरत हाल ऐसी जो पैदा हुई है, इसकी रोकथाम के लिए सद्देबाब किया जी। जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि इसकी रोकथाम के लिए जो है वो सदेबाब भी किया जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखा होगा कि इससे एक पहले प्रोग्राम में भी हमने पंजाब में जो मंशियात फरोख्त होती है बिल्कुल। और हॉस्टल यूनिवर्सिटी और तालिब इल्म जो बच्चे आपस जी, जी। में इसका इस्तेमाल करते हैं उस पर बात की थी। जी। तो हमें उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें मिली, पता चला कि हॉस्टल में बहुत से ऐसे लोग जो लेके जाते हैं वो कौन है और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कौन कौन मुलव्वस है। तो आज फिर वही बात सामने आई है कि ये देखें वो लोग हैं जो आम एक खानदान की सूरत में वहाँ मौजूद हैं। जी। वो यानी कि पैदाइशी तौर पर ये लोग जो पठान हैं ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, कहीं से आके आबाद हुए होंगे। वो इसलिए कि ये सारी कॉलोनियाँ आपने देखा होगा नई जो है वहाँ वजूद में आई हैं, ये पुरानी कॉलोनियाँ नहीं हैं। आपने देखा होगा कि ठोकर न्याज बेग अगर हम पुराना जो है वो इलाका छोड़ दें तो उसके गिरदो नवाह में जितनी भी नई कॉलोनियाँ हैं वो रिसेंटली तैयार हुई हैं, हाँ जी। नई तमीर की गई हैं, नई वाज़े वजूद में आई हैं। तो ये लोग भी यकीनन कहीं से उठ के आके वहाँ आबाद हुए हैं बिल्कुल। और इन्होंने आते ही देखे कैसा कारोबार शुरू कर दिया है जी। कि उन्होंने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में भिजवा के वो मंशियात का धंधा कर रहे हैं। जी। और वो किसी जगह पे आपस में उनका जो तनाज़ा हो गया होगा कि जी आप फलां कॉलेज में क्यों गए हैं, वो तो कॉलेज मेरे हिस्से में था, या आप फलां यूनिवर्सिटी में क्यों गए हैं, वहां तो मैं मंशियात देता हूं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। फायरिंग तो भूल जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे जनरेशन को तबाह कर रहा है, ये जो जहर है, ये जो मौत है जिससे हमारी जवान लड़कियां हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इसका इस्तेमाल करने से मौत के मुंह में जा चुकी हैं। जी। ये देखे कितना अफसोसनाक है। बिल्कुल यूनुस साहब, आप इनके सही कह रहे लिए हैं कि तो ये बड़ा वाकई पेशन बिल्कुल होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। इस वक्त जो है हमें ज्वाइन कर चुके हैं रियाज अमान साहब। सर, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम सियासी प्लान में। आप क्या कहेंगे कि जो वाकया हुआ है लाहौर में नवाब टाउन में फायरिंग का, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी, ऐसा है कि ये कल चूंकि दोपहर का वाकया है जहाँ पर ये फायरिंग का वाकया हुआ, तकरीबन जो मोहल्लेदार बताते हैं उनके मुताबिक ये तकरीबन 1 घंटा से थोड़ा सा जायद वक्त तक ये फायरिंग होती रही है। दो तरफा फायरिंग, दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। एक जो है वो भांजा है। जी। चूंकि मामू जो था अकरम, उसका बेटा था बाबर खान, और दूसरी तरफ नादर जो है वो उसका भांजा था अकरम का। वो अकरम की बेटी का वो रिश्ता चाहता था जो नादर था, लेकिन वो उसको रिश्ता नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से
ये तनाजा खड़ा हुआ और फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फायरिंग देखें वो वहाँ खुदकार असले से की गई और 1 घंटे से ज्यादा वहाँ पर, क्योंकि ये एक पूरा एक मोहल्ला है, साथ बिल्कुल निजी यूनिवर्सिटी है, उसकी बिल्कुल बैक साइड ये लगती है जी जी। और तालिब इल्म भी वहाँ पर मौजूद थे और हॉस्टल्स हैं जहाँ पर ये फायरिंग होती रही। मैं चूंकि उस इलाके में गया और सारा विजिट भी किया, देखा दरवाजों पर दीवारों पर गोलियों के वाज़ेह निशानात भी नजर आ रहे हैं और इसके बावजूद जो अहले मोहल्ला है वो बात करने को तैयार नहीं, इसलिए कि वो खौफजदा है कि कहीं ये उनके खिलाफ कोई हमला ना उन पर कर दें, उनको कत्ल ना कर दें, इस तरह का उनको भी खौफ है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ को बोलने को तैयार नहीं, कैमरे पर कोई आने को तैयार नहीं, लेकिन वैसे जरूर बता रहे थे कि हाँ ये ऐसे वाक़या। अक्सर यहाँ पर ऐसे वाक़या होता रहता है, इनका ये तबादला होता रहता है और उनके आपस में सुलह का इम्कान ना हो, क्योंकि इस दफा दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और स्टेट की मुद्दई है जी, और इस वजह से ज्यादा चांस यही है कि इस दफा शायद ये पकड़े भी जाएं और सजा भी। अभी तक पुलिस ने 16 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक जो मरकजी मुल्जमान है जिनमें बाबर और नादर जो फायरिंग करने वाले थे और उनके जो साथी थे वो अभी तक फरार हैं। पुलिस का ये दावा जरूर है कि उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस के आला हुकाम ने मुतलका SHO और DSP को मुअत्तल भी कर दिया है कि उसके इलाके में इस तरह दिन दिहाड़े दीदा दलेरी से ये फायरिंग होती रही और ऐसा लग रहा था ये लाहौर नहीं शायद कराची का कोई लियारी का इलाका है जहाँ पर ये फायरिंग का तबादला हो रहा है। अवान साहब प्लीज ये बताइए, आप मौके पे भी गए हैं, आप वहाँ के मुकामी लोगों से भी मिले हैं, ये दोनों ग्रुप जो हैं इनका बिजनेस क्या है, ये करते क्या है? जो मोहल्लेदारों के मुताबिक और पुलिस का ये कहना है, इनमें से एक जो बाबर है वो उसका ताल्लुक मंशियात बेचना है और पुलिस का ये भी दावा है कि उसके घर से 2000 ग्राम जो है वो मंशियात बरामद की गई है। अब दूसरी तरफ जो नादरा उनके बारे में उन लोगों का ये ख्याल था कि वो शायद ये काम नहीं करते, लेकिन बाज लोग ये भी कहते थे कि उनका भी यही काम है। हकीकत चूंकि हम चूंकि वहां पर थे नहीं, लेकिन आज जो लोगों से मिला उनसे ये बातें मालूम हुआ है कि इनका काम भी जो है मंशियात फरोशी का काम था और बिल्कुल साथ एक निजी यूनिवर्सिटी है, वहां पर तालिब इल्म पढ़ते हैं, तलबा और तालबा दोनों होते हैं और साथ उसी जिस जगह पे ये फायरिंग हुई है वहां पर बहुत ज्यादा हॉस्टल्स हैं और तालिब इल्म वहां पर रहते हैं और जिस एक हॉस्टल था जिसकी दीवारों को भी जो है वो गोलियों के निशानात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। हाँ रियाज अवान साहब, देखें अगर ये लोग मंशियात फरोश हैं तो आपको ये पता है कि ये जो पुलिस के अंदर बीट्स मुकर्रर की गई हैं कि थानेदार को इलाका दिया जाता है, जब उन्हें पता था कि ये लोग मंशियात में मुलव्वस हैं तो इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्या पुलिस बताती है कि पहले कोई मुकदमात दर्ज किए गए इनके? पहले तो इनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, शायद पुलिस के पास एक कार्ड हो, लेकिन पुलिस जो अभी तक पुलिस का ये कहना था कि अभी हम मालूम नहीं है, चूंकि हम तो यही है कि मरकजी मुल्जमान पकड़े जाएं। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर मंशियात व्हाट्सएप आपको भी पता है फरोख्त हो रही है, किस किस SHO को नहीं पता कहाँ कहाँ ये चीज फरोख्त हो रही है, इसके बावजूद भी वो SHO लगे हुए हैं, वो ऐसे काम हो रहे हैं। क्या इनको भी सारा पता होगा कि किस इलाके में क्या हो रहा है, क्योंकि वो मुतल्लिका SHO हैं, उनको सारा पता होगा, लेकिन इसके बावजूद ये काम चल रहा है। इसका मतलब है कि पुलिस की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे हैं अवान साहब, आप ठीक कह रहे हैं। फायरिंग होना इंतहाई अफसोसनाक है और फायरिंग के अलावा जब ये बात दोनों ग्रुप जो आपस में फायरिंग के तबादले में वहाँ खौफ और राज फैलाते रहे हैं, वो उनका धंधा मंशियात का है, तो ये उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात है और ये हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि ये फायरिंग का तो कल से रोना रोया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह आप मौके पे पहुंचे हैं, आपको मुकामी लोगों ने बताया है और जिस तरह आप बता रहे हैं कि साथ यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल्स की दीवारें भी मुतासर हुई हैं, फायरिंग के खौल वहां से भी मिले हैं, गोलियां लगी हैं, तो यकीनन वहाँ मंशियात जो है वो जरूर पहुंचाते होंगे। और ये पुलिस जो मकामी है इन्होंने इनको क्यों नहीं पकड़ा, ये तो फिर बड़ा मामला खराब है। आए रोज हम सुनते हैं कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, शहर में क्रैकडाउन किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जहाँ जहाँ कोई मंशियात फरोख्त करता है उसकी पकड़ दकड़ की जा रही है। तो फिर ये सारी कार्रवाई जो है ये तो एक कागजी कार्रवाई फिर दिखाई दे रही है, असल में जो असल ग्रोह है वो तो पकड़े नहीं जा रहे। अवान साहब बार साहब, अगर ये सोशल मीडिया पर ये फुटेज वायरल ना होती तो आज भी पुलिस ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना था। ये सोशल मीडिया पर फुटेज वायरल हुई फायरिंग की, जिसके बाद वजीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया, आला पुलिस हुकाम ने भी नोटिस लिया, ये गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ। अभी ये मैं आपको बता दूं कि जो मुल्जमान पकड़े गए, तो कल मैं जब थाने गया तो वहाँ उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था हम तो वहाँ किराएदार हैं, हमें ये पकड़ कर ले आए, जो असल मुल्जमान है वो तो फरार है।
اس سے آپ کو اندازہ ہوگا پولیس کاروائیاں بھی ڈال رہی ہے کہ ساتھ ساتھ جو اعلیٰ افسران کو دکھانے کے اتنے افراد کو ہم نے پکڑ لیا ہے. جو پکڑے گئے ہیں ان میں بیشتر جو ہیں وہ وہاں کے کرایہ دار ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ دیہڑی دار ہیں, ان کو پکڑا گیا ہے. مرکزی ملزمان میں سے کوئی بھی نہیں ابھی تک پکڑا گیا. جو اکرم ہے, جو بابر کا والد ہے, وہ خود پیش ہوا ہے وہاں پہ, انہوں نے بلایا اس سے اور وہاں پر اس کو گرفتار کر لیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ فوٹیج وائرل نہ ہوتی تو آج یہ بھی کاروائی نہ ہوتی. اعلیٰ حکام نے نوٹس لیا, جس کے بعد یہ پکڑ کا سلسلہ شروع ہوا. یہ سلسلہ پہلے بھی ہوتا رہا, فائرنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے, اس طرح فوٹیج وائرل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پولیس کو پتہ نہیں چلا. جبکہ 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ, تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھانے کا, اور وہاں سے پولیس جو ہے اس وقت آئی جب تمام میڈیا پر یہ فوٹیج وائرل ہوئی. اور جب ان کو پوچھتے رہے تو پہلے انہوں نے بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں کون سا علاقہ ہے. جب بعد میں علاقہ وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد ملزمان تو جا چکے تھے وہاں سے. جی عوان صاحب, دن دہاڑے فائرنگ ہوئی ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ میڈیا پہ بھی یہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے, مقامی لوگ 15 پہ کالیں بھی کرتے رہے. جو مقامی پولیس کا وہاں پہنچنا دیر سے یا 15 کے بعد ڈولفن پولیس کا نہ آنا, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں 15 پہ کال تو بعد کی بات ہے. پہلے تو یہ جو وائرل فوٹیج ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور پولیس جب ایکٹیو ہوئی ہے تو اس وقت تک ملزمان جا چکے تھے. وہ تقریباً جو فوٹیج وائرل ہوئی ہے تو تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے کا یہ واقعہ ہے فائرنگ کا. اور فائرنگ کا جب 1.5-2 گھنٹے پہلے, اس کے بعد جب ان کو پتا چلا ہے کہ پولیس آ رہی ہے, وہ اس گلی میں, آپ یہ بھی میں بتاؤں, وہ چھوٹی سی گلی ہے, وہاں سے گاڑی گزرنا بڑا مشکل ہے. اور آپ جب انٹر ہوتے ہیں, جب اس نجی یونیورسٹی کے بالکل دیوار کے ساتھ یہ گاؤں ہے, اس کا نام ہے پیر منصور جناب, بیک سائڈ پر ہے, وہاں سے آپ گاڑی لے کر نہیں گزر سکتے. وہاں آپ پیدل جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے تو دور سے سارے آپس میں رشتے دار ہیں, وہ دور سے بتا دیتے ہیں پولیس آ گئی ہے. اس کے بعد وہ دوسری سائڈ سے بڑے آرام سے نکل جاتے ہیں. ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی ہے, وہاں سے جہاں مرضی اور آسانی سے نکل جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو پولیس کا تو آپ کو پتا ہے کوئی واردات ہو جائے وہاں پر وقت نہیں پہنچتی ہے تو پھر فائرنگ کا واقعہ تھا, جہاں ان کو خطرہ ہو کہیں ان کو نہ فائر لگ جائے. تو اس وجہ پولیس آپ کو معمول آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح پہنچتی ہے جائے وقوع پر. یہ اس میں کہنے والی بات نہیں ہے. بہرحال واقعی واقعہ بڑا افسوسناک ہے. منشیات فروشوں کو نہ پکڑنا اور منشیات فروشوں کا فائرنگ کرنا انتہائی افسوسناک ہے. ڈی آئی جی آپریشن احسن یونس صاحب نے کاروائی تو کر دی ہے, ایس ایچ او کو معطل بھی کر دیا ہے, ڈی ایس پی کے خلاف بھی کاروائی کر دی گئی ہے, لیکن یہ کاروائی کافی نہیں ہے. اصل حقائق جو منظر عام پر اب آ رہے ہیں, یہ ضرورت صبر کیا کہ ان جو وہاں گروہ ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ جتنے بھی ان کی تفتیش کے بعد پتہ چل سکے کہ کہاں کہاں موجود ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جانا چاہیے. جی بہت شکریہ ریاض صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یونس صاحب کیا کہیں گے, جیسا کہ ریاض صاحب نے بتایا ہے کہ یہ کچھ معاملہ جو ہے منشیات کا بھی ہے, لیکن کچھ معاملہ جو ہے وہ یہ بھی سامنے آیا ہے, کوئی بچی کے رشتے کا معاملہ بھی چل رہا تھا جس کی وجہ سے یہ فائرنگ کی گئی ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہم ابھی ریاض عوان صاحب سے جب بات کر رہے تھے تو جب پہلے میاں رؤوف صاحب سے بات کی تو میاں رؤوف صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی درینہ دشمنی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کے قتل کے کوئی آپس میں تنازعات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو جان سے مار دیں. جی کہا کہ یہ آپس میں 2 گروہ جو ہیں, یہ مقامی جو ہے وہاں منشیات کا دھندا کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں اب کہاں سے لاتے ہیں اور کتنے شہر میں کہاں کہاں تقسیم کرتے ہیں. تو ریاض عوان صاحب نے بھی یہی بتایا. یہ تو اب اس پہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ پاساف لوگ ہیں, یہ تو اب ایک تصدیق شدہ بات ہے اور مقامی لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دونوں گروپ جو ہیں وہ منشیات کا دھندا کرتے ہیں. اور پھر یہ بات کہ جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد پولیس نے وہاں ریڈ کیا ہے تو پھر مقامی لوگوں کے مطابق جو وہاں حراست میں لیے گئے ہیں کہ وہ ملزم نہیں ہیں, جو اصل ملزم آگے ہیں. یہ اور بھی افسوسناک بات ہے. اس کے لیے لاہور میں کل سے ایک شور برپا ہوا ہے اور لاہور پولیس کے افسران اس پہ یہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ وہ کاروائی عمل میں لا رہے ہیں. جو لوگ گھروں میں بند تھے ان کو تالے توڑ کے پکڑا گیا ہے, وہ ضرور پکڑ لیا گیا ہے, لیکن یہ سامنے بات آئی ہے کہ اصل ملزمان نہیں پکڑے گئے. تو جب تک اصل ملزمان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں لائیں گے, جب تک ان لوگوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے جو وہاں امن و امان کی صورتحال خراب کر رہے ہیں, تو پولیس کا morale اپ نہیں ہوگا, پولیس کا morale اس سے مزید ڈاؤن ہوگا. اور وہ علاقے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ منشیات کا دھندا کرتے ہیں, تو پھر ان سے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ کہاں سے منشیات لاتے ہیں.
फरोख्त करते हैं, ये बड़ा डिटेल एक इस पे जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और इस इंक्वायरी में ये भी पता लगना चाहिए कि कौन कौन पुलिस अफसरान हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रहे थे और आज तक ये पकड़े क्यों नहीं गए। जी यूनुस साहब, वही जैसा कि रियाज साहब ने पहले भी ये बात बताई है हमें कि ये पहला वाकया नहीं है इस खानदान का, इससे पहले भी ये बहुत बार इनके दरमियान फायरिंग का तबादला हो चुका है, लेकिन शायद इस बार जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है और 1 या 1.5 घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंची है। क्या कहेंगे, क्या पुलिस को पहले खबर नहीं थी कि ये वाकया जो है या इस खानदान में पहले भी फायरिंग का तबादला हो चुका है? अब देखिए इरम, जब फायर होता है तो उसकी आवाज़ बड़ी दूर दूर तक जाती है कि वो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई उसकी आवाज़ ना सुने। एक आध फायर नहीं हुआ होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है। जिस तरह अब ये बताया जा रहा है कि 2 घंटे अगर नहीं भी हुई, 1 घंटा भी अगर फायरिंग हुई है, मैं कहता हूँ जी फायरिंग तो 5-10 मिनट भी हो जाना, बार बार फायर एक जगह से निकल रहे हूँ तो वो तो पता चल जाता है फला जगह से। जी मुकामी पुलिस का वहां ना पहुंचना ये साबित करता है कि पुलिस इनसे साजबाज थी और पुलिस इनके इस घिनौने कारोबार में बराबर की शरीक है और वहां के जितने भी एहलकार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए जो इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। और मुकामी एसपी अब देखिए उसको भी अगर पता है कि ये इस तरह की आबादी है, इस तरह के लोग हैं, तो वो आज तक क्यों नहीं कार्रवाई करवा सके। आज लाहौर की पुलिस का जो मोराल है वो इंतहाई डाउन हुआ है जी। तो जरूरत इस अमर की है कि इस चीज को जो ये चीजें सामने आ रही हैं बेहतर करने की जरूरत है जी। जो सूरत दिन ब दिन खराब हो रही है इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। शहर को अगर आप अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं तो आपको उस तरह के इक़दाम करना होंगे। आप खाली ये कहें कि जी वो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं उनको हम जेल भेज दिया है तो इससे ये वो इक़दाम हैं जो नाकाफी हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अफसरान बाला को एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और शहर भर के वो लोग जो अमन अमान की सूरत हाल के लिए खराबी का बास मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं यूनुस साहब कि कोई एक ऐसा जो है वो प्लान मुरतब करना चाहिए जिसके बाद ऐसे जो कार्रवाइयां होती हैं या ऐसे जो फायरिंग का तबादला होता है वो दोबारा ना हो सके। मुअत्तल कर देना या तबादले कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर मुअत्तल कर दिया जाता है या तबादले कर दिए जाते हैं तो उसके बाद भी ये जो मामलात हैं ये ऐसे ही रहते हैं और यकीनन इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए और जो इसमें मुलव्विस हैं इस फायरिंग के मामले में उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जाने चाहिए। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।